हेलो दोस्तों, मैं विनोद गढ़वाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विनोद गढ़वाल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि स्टडी विथ विनोद गढ़वाल के माध्यम से हम राज्य व्यवस्था की सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इस चैनल पर सबसे पहले राज्य व्यवस्था की सीरीज आरंभ की है और अब तक मैं 8 वीडियो दे चुका हूं आप सभी को, और आज यह मेरा कुल मिलाकर 9वां वीडियो है। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम अभी भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं और इस भारतीय संवैधानिक इतिहास की विकास यात्रा में आज हम सन 1813 के चार्टर एक्ट का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, व्यापार किया, फिर उसको नियमित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1786 का एक्ट एवं 1793 का एक्ट हम पढ़ चुके हैं। यदि अभी तक आपने स्टडी विथ विनोद गढ़वाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार इसमें जो वीडियो आ रहे हैं उनका अध्ययन करें। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। आज हम 1813 का चार्टर एक्ट पर चर्चा करेंगे। अब प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि सर 1813 का एक्ट का अध्ययन हमको करना है। आपने पिछले वीडियो में कहा था कि हम 1793 के बाद 1813 का चार्टर एक्ट का अध्ययन करेंगे, तो वही आप कर रहे हो। इसमें नई बात क्या है? तो मैं बताना चाहूँगा कि 1793 से 1813 के बीच 20 साल का एक लंबा समय रहा है और इन 20 सालों में बहुत कुछ घटा है, बहुत कुछ घटनाक्रम हुआ है, जिसके चलते 1813 का चार्टर एक्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम देखते हैं कि 1793 से 1813 के बीच में क्या घटनाएं घटी। मैं बहुत संक्षेप में आपको महत्वपूर्ण जानकारी 2 मिनट में देने का प्रयास करता हूं। 1793 का जो एक्ट आया था उसकी वैलिडिटी 20 साल की थी और जो कि 1813 में ख़त्म हो रही थी, और 1813 में कंपनी का लाइसेंस को जो है वो रिन्यू करना था, पुनः नियमित करना था। किंतु इन 20 सालों में जो घटनाक्रम था बहुत तेजी से बदला। इस दौरान सन 1799 में अंग्रेजों का टिप्पू सुल्तान से मैसूर का युद्ध भी हुआ और इस युद्ध में टिप्पू सुल्तान की हार हो गई। वहीं फ्रांस में एक ऐसा व्यक्तित्व निखर कर सामने आया, ऐसा व्यक्ति सम्राट बना जो कहता था सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं। सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं। आप कहोगे सर ये तो कोटेशन नेपोलियन का है। जी बिल्कुल सही, मैं नेपोलियन बोनापार्ट की ही बात कर रहा हूं। अब आप कहेंगे सर नेपोलियन तो फ्रांस का था, हम इंग्लैंड और भारत के संबंधों की चर्चा कर रहे हैं। तो 1813 का जो एक्ट है उसमें नेपोलियन बोनापार्ट का एक बहुत बड़ा रोल है, एक उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। हुआ यूं
कि सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बन गया। जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना तो उसकी अंग्रेजों से कुछ शत्रुता थी, क्योंकि वो इंग्लैंड को जीतना चाहता था और इंग्लिश चैनल पार न कर पाने के कारण वह इसमें असफल रहा। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बना तो उसके कुछ समय पश्चात उसने यूरोपीय महाद्वीप में नाकेबंदी कर दी। यूरोपीय महाद्वीप का नक्शा कुछ इस प्रकार से है कि फ्रांस से होते हुए ही व्यापार संभव है और अंग्रेज यूरोपीय महाद्वीप में व्यापार करते थे। जब नेपोलियन बोनापार्ट ने नाकेबंदी कर दी तो अंग्रेजी व्यापारी पूरी तरह से बेकार हो गए, उनका व्यापार ठप पड़ गया और उनका व्यापार ठप पड़ा। ये लगभग 1808 की बात है, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने नाकेबंदी करके यूरोप में जो व्यापार होता था, जो सामग्री आयात की जाती थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया और अंग्रेजी व्यापारी निर्यात अपनी सामग्री नहीं कर पाए। तो अंग्रेजी व्यापारियों के सामने यह संकट उत्पन्न हो गया कि वो व्यापार कहाँ करें। ऐसे में उन्होंने इंग्लैंड की सरकार से पूर्वी देशों विशेषकर भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी और चेतावनी दी कि यदि आप हमें व्यापार करने की अनुमति भारत में पूर्वी देशों में नहीं देते हो तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। क्योंकि व्यापारियों का इंग्लैंड में अत्यधिक वर्चस्व था। ऐसे में इंग्लैंड सरकार के सामने सरकार बचाने की समस्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इस समस्या से अवगत कराया और कुछ सुझाव मांगे। वहीं इंग्लैंड में जो पादरी थे, जो ईसाई धर्म के धर्मावलंबी थे, उन्होंने भी ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत में जाने की अनुमति मांगी। तो काफ़ी कुछ घटनाक्रम इंग्लैंड में घट रहा था और इंग्लैंड की आर्थिक नाकेबंदी जो यूरोप ने फ्रांस में की थी, यूरोप में जो फ्रांस ने की थी, उससे इंग्लैंड में बहुत हाहाकार मच गया था और उसका सलूशन इंग्लैंड सरकार को निकालना था। तो इन तमाम बातों के लिए जांच समिति का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपने सुझाव दिए और इन सब सुझावों का जांच कमेटी की रिपोर्ट का परिणाम के रूप में सन 1813 का चार्टर एक्ट आया। तो ये तो हमने जाना कि चार्टर एक्ट 1813 क्यों आया। अब चार्टर एक्ट 1813 की क्या मुख्य विशेषताएं थी, क्या क्या इसके मेन फीचर्स थे, कौन कौन से प्रावधान सन 1813 के चार्टर एक्ट में किए, हम अब उसको विस्तार से जानते हैं और मैं आपकी सुविधा के लिए इसे बिंदुवार समझाऊंगा। तो 1813 के चार्टर एक्ट की जो मुख्य बातें थी वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, कंपनी का एकाधिकार समाप्त। सन 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया।
एकाधिकार को समाप्त करने का मतलब अब भारत में इंग्लैंड के अन्य निजी व्यापारी भी आकर व्यापार कर सकेंगे। उनको 1813 के चार्टर एक्ट से यह अनुमति प्राप्त हो गई कि वे भारत में आकर व्यापार कर सकते हैं। वे सभी भारत में आए, व्यापार भी किया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, हम 200 वर्षों से यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, तो हमको तो काफ़ी दिक्कतें आएंगी, हम अपना खर्चा कैसे निकालेंगे। तो इस चार्टर में एक प्रावधान किया गया, कुछ ऐसे बिंदु रखे गए जिन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो बरकरार रखा गया। नंबर 1, चाय का व्यापार। जो चाय का व्यापार होता था उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बरकरार रखा गया कि केवल चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। दूसरा ये किया गया कि चीन जो पड़ोसी देश है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा देश, तो जो चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी उसे भी बरकरार रखा कि चीन के साथ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। तो ये दो जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार बरकरार रखे गए कि आप चाय का व्यापार आप ही करेंगे और चीन के साथ भी व्यापार आप ही करेंगे। अन्य सभी क्षेत्रों में अन्य सभी व्यापार जो है वो दूसरे निजी व्यापारी भी कर सकते हैं। और आप मानोगे नहीं कि आगामी 50 वर्षों में अन्य व्यापारियों ने 7 गुना तक कमाई की, क्योंकि अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक अकेली मालिक थी, वो अपने हिसाब से व्यापार करती थी और जो भारतीय उद्योग धंधे थे वो भी कहीं ना कहीं रंगाई, कटाई, छटाई, कपास का जो था उसका कार्य करते थे। लेकिन अब इतने अधिक व्यापारी आने से भारत के जो उद्योग हैं वो पूरी तरह से ठप्प हो गए, उनको काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि भारतीय जो व्यवसायी थे वो हाथों से काम करते थे, जबकि इंग्लैंड में मशीनों से काम किया जाता था। तो इन व्यापारियों के आने से भारत के उद्योग धंधे पूरी तरह से ठप्प हो गए। दूसरी बात, इस चार्टर एक्ट से जो है वो कंपनी को और 20 वर्षों के लिए रिन्यूअल प्रदान कर दिया गया। जो उसका लाइसेंस था उसका और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तीसरा यह हुआ कि जो ईसाई मिशनरीज भारत आने की बात कर रहे थे उनको अनुमति दी गई, यानी कि ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति। सन 1813 के चार्टर एक्ट से ईसाई मिशनरियों को भारत में जाने की अनुमति दे दी। अब ईसाई लोग, जो ईसाई मिशनरी के धर्मगुरु थे, वे भारत में आना प्रारंभ हो गए। जो उनका मुख्य उद्देश्य था धर्म प्रचार प्रसार, तो उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ अंग्रेजों ने यहाँ पर एक चाल चली। अब तक होता क्या था कि जो व्यक्ति धर्म परिवर्तित करते थे उन्हें वंश की जो पैतृक संपत्ति होती है उसे उस संपत्ति में हकदार नहीं माना जाता है, उस संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। तो अंग्रेजों ने एक प्रावधान किया कि यदि कोई भारतीय अपना धर्म परिवर्तित करता है तो उसे उसकी वंश की संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा, उसका पैतृक संपत्ति पर भी पूर्ण अधिकार रहेगा। तो ईसाई मिशनरियों ने अपना जो उद्देश्य था उसको पूरा करना चालू कर दिया, धर्म का प्रचार प्रसार किया। नंबर 3 और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, शिक्षा की व्यवस्था।
सन 1813 के चार्टर एक्ट से भारतीयों के लिए शिक्षा व्यवस्था की गई और इस अधिनियम में यह कहा गया कि 1 लाख रुपया वार्षिक शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा, शिक्षा के लिए व्यय किया जाएगा। इसमें भी अंग्रेजों का एक उद्देश्य था। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार के लिए कुछ ऐसे युवाओं को शिक्षित करना चाहती थी जो कि अंग्रेजी पद्धति को समझ सके और उनके व्यापार को समझकर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने में उनका सहयोग करे। कंपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहती थी। वहीं दूसरा ये कि शिक्षा पर जब खर्च होगा तो उससे अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होगा, अंग्रेजी साहित्य का प्रचार प्रसार होगा। इन तमाम बातों को लेकर भी शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करना तय किया गया। नंबर 4, टैक्स लगाने का अधिकार। सन 1813 के चार्टर एक्ट से जो स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं थी उन्हें करारोपण करने का अधिकार दे दिया गया कि आप कर लगाए, आप कर लगा सकते हैं और कर को वसूल कर सकते हैं। आज हम देखते हैं ना कि जो यह हम संपत्ति कर भरते हैं, भूमि कर भरते हैं, इत्यादि जो भी हम कर आज जमा करते हैं, यह 1813 के चार्टर एक्ट की ही देन है। पांचवा जो है वह प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने का अधिकार। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसियां बनाई थी। उसके 3 क्षेत्र थे, बंगाल, मुंबई और मद्रास। तो 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से इन प्रेसिडेंसियों को, इन क्षेत्रों को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। सैन्य क्षेत्र में और अपने लिए जो भी आवश्यक हो वो कानून का निर्माण कर सकते थे। इसके लिए एक शर्त यह रखी गई कि आप जो भी कानून बनाएं उसको ब्रिटेन की संसद से मंजूर अवश्य कराएं, यानी कि ब्रिटेन की संसद से मंजूरी लेकर जो है प्रेसिडेंसिया अपना कानून बना सकती है। नंबर 6, उच्च पदों पर नियुक्ति का अधिकार सम्राट को। सन 1813 के अधिनियम के द्वारा एक और प्रावधान यह किया गया कि जितने भी गवर्नर होंगे उन गवर्नरों की नियुक्ति, गवर्नर जनरल की नियुक्ति, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति, गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो सदस्य हैं उन सभी की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया, ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। पिछले हमने पढ़ा था कि उसके अनुमोदन से नियुक्ति की जाएगी, लेकिन 1813 में यह अधिकार संपूर्ण रूप से ब्रिटिश क्राउन को दे दिया कि अब भविष्य में जो भी नियुक्तियां होगी वो सम्राट ही करेगा, चाहे वो गवर्नर की हो, गवर्नर जनरल की हो या अन्य कोई भी उच्चाधिकारी की नियुक्ति करना हो। एक और प्रावधान 7वां नंबर पर हम ये देख सकते हैं कि जो यूरोप से लोग आए थे, इसका पॉइंट जो होगा वो गिरजाघर की स्थापना। 7वां जो हमारा बिंदु होगा वो गिरजाघर की स्थापना। तो लंबे समय से यूरोप के लोग भारत में आ रहे थे, अब इनको कुछ मानसिक तनाव भी उत्पन्न होता था और इन तनावों को दूर करने के लिए इन्होंने मांग की कि हमारे लिए भी चर्च बनाया जाए, हमारे लिए भारत में गिरजाघर बनाया जाए। तो
इनकी इस मांग को भी पूरा किया गया और भारत में चर्च बनाना, गिरजाघर बनाना प्रारंभ किए गए। सबसे पहला चर्च जो है कलकत्ता में बनाया गया और इस अधिनियम की भी जो वैलिडिटी है उसको 20 वर्षों के लिए रखा गया, यानी कि कंपनी को 20 वर्षों का और अधिक लाइसेंस दे दिया गया। अब 20 वर्ष बाद अगला एक्ट आएगा। किंतु इस 1813 का अधिनियम आया, उससे भारत में आप क्या समझते हैं? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या भारत में लोगों का शोषण खत्म हो गया या उद्योग धंधे प्रभावित नहीं हुए? मैं आपको बताऊंगा कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसने और अधिक भारतीयों का शोषण किया, उद्योग धंधे पूरी तरह से ठप हो गए। साथ ही साथ भारत में जितने भी क्षेत्र थे वो 1813 के चार्टर एक्ट से अत्यधिक प्रभावित हुए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मैं सदैव कोशिश करता हूँ, हमेशा मेरा यह प्रयत्न रहता है कि आपको वे सभी मौलिक जानकारी दी जाए जो कि आवश्यक है। तो 1813 का अधिनियम हमने आज पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम 1833 के चार्टर एक्ट का अध्ययन करेंगे, क्योंकि 1813 का जो अधिनियम है उसकी वैलिडिटी भी 20 वर्षों की है और 1833 में 20 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि 1833 में और क्या परिवर्तन आते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्ञान मिल सके। और कहा जाता है कि जो ज्ञान है, जो विद्या का दान है, वो महादान होता है। अतः आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विनोद गढ़वाल। जय हिंद, जय भारत।